हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जिस हिसाब से आप सभी को पता होगा, हमने ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन किए हैं और ट्रांसफार्मर का पढ़ा है। तो हम इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि ट्रांसफार्मर से का रिवीजन करेंगे अपन। शॉर्ट नोट्स हैं एक तरह से ट्रांसफार्मर के, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और सारी की सारी वो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये वीडियो आपका ऐसा होगा कि यहाँ से सारे ट्रांसफार्मर के जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे, की पॉइंट होंगे, हाईलाइट पॉइंट होंगे, जो कि मैं आपको कंप्लीटली आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। और ये वीडियो आपका 3 से 4 पार्ट के अंदर आने वाली है, ठीक है। तो ठीक है, ट्रांसफार्मर शॉर्ट नोट, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पता होगा। देखो, ट्रांसफार्मर के अंदर एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और एक आपकी क्या होती है, कोर होती है। कोर के अंदर जो फ्लक्स जो पास होता है, कोर के माध्यम से आपका क्या होता है, फ्लक्स आपका पास होता है, और म्यूचुअल फ्लक्स आपका पास होता है, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और जहां से अपन सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, उसको अपन प्राइमरी बोलते हैं। जहां से अपन लोड कनेक्ट करते हैं उसको अपन सेकेंडरी बोलते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं। सप्लाई जहां से देते हैं उसको अपन प्राइमरी बोलते हैं, जहां से अपन लोड कनेक्ट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका सेकेंडरी बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो और एक आपकी कोर होती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। ये आपका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। E इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। ये आपका जो ईएमएफ जो होता है आपका एन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, आपको पता होगा। और ये आपका डी फाई अपॉन डी टी का मतलब क्या है, आपका फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, तो आपका ईएमएफ जनरेट होगा अल्टरनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर और ये ट्रांसफार्मर आपका किस लॉ पे काम करता है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ये आपको रटा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आपको पता होगा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दो टाइप के अपने क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर अपना क्या होता है, आपका वोल्टेज अप होता है इसके अंदर, और करंट का लेवल आपका डाउन होता है। और स्टेप डाउन के अंदर क्या होता है, वोल्टेज का लेवल डाउन होता है और करंट का लेवल आपका अप होता है। तो आपको भूलना नहीं है स्टेप अप स्टेप डाउन, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। स्टेप अप में क्या होता है, आपका वोल्टेज आपका अप होता है, करंट लो होता है। स्टेप डाउन के अंदर वोल्टेज कम और करंट जाना, ठीक है। ये आपको पता होगा। ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्म चेंजेस, और चेंजेस कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म और चेंज, ठीक। ट्रांसफॉर्म और चेंजेस वोल्टेज और करंट, ये आपका क्या करता है, आपका ट्रांसफॉर्मर आपका वोल्टेज और करंट को ही आपका चेंज करता है। ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट, आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जाता है आईटीआई वाले स्टूडेंटों से, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन मान के चलिए। ट्रांसफॉर्मर आपका चेंज करता है, चेंज और यार ट्रांसफॉर्म, ये आपका लैंग्वेज घुमा देता है एग्जामिनर, ठीक है। ट्रांसफॉर्म क्या करता है, आपका वोल्टेज और करंट, ट्रांसफॉर्म क्या करता है, चेंज करता है वोल्टेज और करंट को, ठीक है। कभी भी पावर को अपना ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता है, पावर को चेंज नहीं करता है, और फ्रीक्वेंसी को भी चेंज नहीं करता है। ये आपको रट लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हो, ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज पावर और फ्रीक्वेंसी। मैं इसको और थोड़ा और बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज पावर एंड फ्रीक्वेंसी। तो आपको याद रखना है, पावर और फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है ट्रांसफार्मर आपका, ठीक है। और बाइंडिंग आपकी जो ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, मैग्नेटिकली कपल्ड और मैग्नेटिकली कनेक्टेड, मैग्नेटिकली और कपल्ड मैग्नेटिकली उसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपका पूछ लिया जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। आपकी जो बाइंडिंग होती है आपकी इलेक्ट्रिकली बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होती है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपकी जो ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग होती है आपकी, जो इलेक्ट्रिकली बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होती है, वो कैसे कनेक्टेड होती है, आपकी मैग्नेटिकली और कपल्ड मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है, ठीक है। बेस्ड ऑन फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया। आपका ट्रांसफार्मर काहे पे बेस्ड होता है, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आपका बेस्ड होता है, ठीक है। और एफिशिएंसी इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू अदर मशीन। और आपकी जो ट्रांसफार्मर, ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, आपका ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू अदर मशीन का मतलब आप ले लीजिए इंडक्शन मोटर ले लीजिए, आप डीसी मशीन ले लीजिए, जनरेटर ले लीजिए, अंडरलेटर ले लीजिए, उनके कंपेरिजन में ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, हाई होती है। एफिशिएंसी कैसी होती है, हाई होती है। क्यों होती है हाई, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, नॉट अवेलेबल। क्या नहीं होता है, रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। इसलिए अपन ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक डिवाइस। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है, ट्रांसफार्मर कैसा है, आपका स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एफिशिएंसी एज कंपेयर टू अदर मशीन इज मैक्सिमम होती है, ठीक है। चॉपर इज कॉल्ड, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉपर, नेक्स्ट लाइन आप देख सकते हैं, चॉपर इज कॉल्ड डीसी ट्रांसफार्मर बिकॉज कन्वर्ट डीसी टू डीसी। चॉपर को आप क्या कहते हो, डीसी ट्रांसफार्मर कहते हो। या फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो उस डिवाइस को आप क्या कहते हो, उसको आप क्या कहते हो, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले को चॉपर। मैंने आपको काफी बार इसको बताया भी है, आपको याद होगा। तो आपको डीसी चॉपर आपको भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 100% कहीं ना कहीं किसी भी ना एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा। मैंने अभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराए हैं और यही सारे क्वेश्चन आए हैं, आपने देखा होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है वही सारे क्वेश्चन आपके बने। तो ये एक तरह से रिवीजन है, आपको बहुत फ्रिक्वेंट में पढ़ा रहा हूं, बहुत वन लाइनर क्वेश्चन के जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल जाएंगे।
ठीक है, चॉपर को भूलना चाहिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, कोर प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ फॉर फ्लक्स। जो आपकी जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है ना, और उसको आपकी जो कोर होती है उसके अंदर जो फ्लक्स बहता है, तो वो क्या करता है, लो रिलक्टेंस पाथ आपका प्रोवाइड करता है अपनी कोर। लो रिलक्टेंस का मतलब क्या है आपका, कि आपके पास मतलब एक तरह से किसी कंडक्टर के अंदर आपका क्या होता है, किसी कंडक्टर के अंदर आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ऐसे जो कोर के अंदर क्या होता है, रिलक्टेंस होता है, एक तरह से रेजिस्टेंस की जैसे होता है। तो इसका मतलब क्या है, आपका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है या फिर रिलक्टेंस बहुत कम होता है, इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो। तो आपका क्या करता है, लो रिलक्टेंस पाथ आपका देता है, कोर प्रोवाइड आपकी लो रिलक्टेंस पाथ आपका करता है फ्लक्स के लिए। और रिलक्टेंस ऑफ एयर इज ग्रेटर देन ऑफ रिलक्टेंस ऑफ आयरन। ये आपका क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ लिया जाता है एग्जामिनर का, रिलक्टेंस ऑफ एयर इज ग्रेटर देन ऑफ रिलक्टेंस ऑफ आयरन। माना कि आपकी जो एक आपकी कॉइल होती है ना, इसके अंदर आपकी घूमी होती है, ये इसका क्या है, कोर हो गया। ठीक है, कोर के थ्रू आपका फ्लक्स आपका जाएगा। ठीक है, और आपकी एक तरह से आपको एक हवा के अंदर एक बाइंडिंग को टांग दिया जाए, यहां से आपको कनेक्शन दे दिया जाए, तो ये आपकी जो कोर होगी ना, एयर आपका वो करेगी, बिहेव करेगी। तो आपकी एयर का रिलेक्टेंस क्या होता है, वेरी हाई होता है, मतलब रेजिस्टेंस कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो अपन क्या की कोर यूज करते हैं, आयरन की कोर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इतना इसको समझाया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, लो वोल्टेज बाइंडिंग। लो वोल्टेज बाइंडिंग को क्या कहते हैं, आप हाई करंट बाइंडिंग भी बोल सकते हो, दोनों का नाम एक ही है, लो वोल्टेज बाइंडिंग दैट इज इक्वल टू हाई करंट बाइंडिंग। अब ये कहना क्या जाता है, लो वोल्टेज बाइंडिंग का मतलब क्या है, आपकी वोल्टेज कम होगी, करंट आपकी ज्यादा होगी। तो ऐसा किस बाइंडिंग के अंदर होता है, ये आपका क्या होता है, स्टेप डाउन बाइंडिंग में होता है। स्टेप डाउन, इसको ही स्टेप डाउन बाइंडिंग भी कहते हैं, या लो वोल्टेज बाइंडिंग भी कहते हैं, या फिर हाई करंट बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली में, लो वोल्टेज बाइंडिंग क्या होता है, पहली बात तो आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, एन जिसको बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, लो होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होते हैं, आपके लो होते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स लो होते हैं, और इसकी मोटाई कैसी होती है, ज्यादा, थिकनेस कैसी होती है, हाई होती है। तो ये कैसे होते हैं आपके, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, देखो, लो वोल्टेज बाइंडिंग, हाई करंट बाइंडिंग, इसके लो वोल्टेज बाइंडिंग के अंदर आपके क्या होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस ज्यादा होते हैं, तो इसको आई आर स्क्वायर आर लॉसेस को कम करने के लिए उसका रेजिस्टेंस को कम करना पड़ता है, और एरिया बढ़ाना पड़ता है, एरिया को बढ़ाना पड़ता है। तो इसका क्या मतलब है आपका, कि आपका जो टर्न्स होंगे ना, वो कैसे होंगे, आपके मोटे होंगे। आपको डायरेक्टली क्या याद रखना है, लो वोल्टेज बाइंडिंग के अंदर लो वोल्टेज बाइंडिंग बोलो या हाई करंट बाइंडिंग बोल दो, उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स आपके कम होंगे, और एक इसके अंदर कैसे होंगे, आपके मोटे टर्न्स होंगे। मोटे टर्न्स मतलब थिक टर्न्स होंगे, थिक, THIC के, थिक मतलब मोटे टर्न्स होंगे। ठीक है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, हेंस लो वोल्टेज बाइंडिंग और हाई करंट बाइंडिंग हैज थिक, देखो ये लिखा हुआ है थिक नंबर ऑफ टर्न्स, मोर क्रॉस सेक्शन एरिया और स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होंगे, स्मॉल, और क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा, ज्यादा। ठीक है, मोर यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ज्यादा, तो कोई मैंने आपको बता दिया। और इसी के उल्टा जैसे कि क्या होगा, वो आपका क्या होगा, हाई वोल्टेज बाइंडिंग में क्या होगा, आपकी नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, आपके ज्यादा होंगे, और इसकी जो मोटाई होगी वो कम होगी, थिक होगी, थिक। ठीक है, ठीक है, ये होगी थिक, मतलब मोटाई इसकी कम होगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, आई आर स्क्वायर लॉस। ठीक है, थिन, ये लिखा हुआ है देखो, थिन टर्न्स, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, और स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, मोर होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ मोर होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको कर सकता है, लेकिन आपको भूलना नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाया वही याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम के अंदर बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर को आपको एक्सप्रेस का काम में करते हो, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर को आप केवीए के अंदर आपका करते हैं। ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर। अगर आपको के नहीं लिखा है तो वोल्ट एम्पियर भी आप लिख सकते हो, क्योंकि के जो आपका बताता है ये आपका थाउजेंड्स में बताए, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है काफी बड़ी होती है, तो इसलिए अपन केवीए के अंदर अपन जनरली उसको एक्सप्रेस करते हैं, केवीए के अंदर अपन जनरली एक्सप्रेस करते हैं। अब आपका ट्रांसफार्मर के अंदर ये लिखा हुआ 100 केवीए, तो 100 केवीए का मतलब क्या है, ये आपकी नेट पावर है 100 केवीए। तो आपका 100 केवीए है, आपकी ये कभी भी चेंज नहीं होगी ट्रांसफार्मर के अंदर। पहली बात तो ये मान लीजिए, हाँ लॉसेस में प्रैक्टिकली थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन ये आपकी एट द एंड आपकी यही निकल के आएगी। अब ये इस टाइप से लिखा होता है आपका 2000/2, तो इसका क्या है, ये आपका देखो लिखने का जो मैटर होता है वो यूनिवर्सल फिक्स होता है। तो पहली वाली को आपको क्या मानना है, ये वोल्टेज है, ये आपका प्राइमरी साइड की वोल्टेज है, और ये दूसरा आपको दिया है ये सेकेंडरी साइड के वोल्टेज है, ये आपको मान के चल रहा है। ये प्राइमरी साइड के वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड के वोल्टेज है। आप बोलो इसमें से प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, तो आपको यही मान के चलना है, जो पहला है वो आपका प्राइमरी है, दूसरा जो आपका है वो सेकेंडरी है। ठीक है, और 50 हर्ट्ज ये आपको फ्रीक्वेंसी आपको दर्शाई गई है। ये आपका एक लिखने का तरीका होता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग को। 100 केवीए का ट्रांसफार्मर, मतलब इसकी पावर कितनी है, 100 केवीए, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी की वोल्टेज कितनी है, 2000 प्राइमरी के और 200 आपकी वोल्टेज सेकेंडरी का। तो ये आपका एक तरह से कैसा हो जाएगा, आपका स्टेप डाउन। देखो वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्राइमरी में 2000 है, सेकेंडरी में आपके 200, तो ये एक तरह से आपका क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जैसा हो जाएगा। और आपकी इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज आपकी दी हुई है। ठीक है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। और ये 100 केवीए ये यहाँ पर आपका वोल्टेज है। ठीक है,
वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट का सम को आपका क्या कहते हैं, अपना केवीए कहते हैं। तो इसको आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये आपका एक आपको इक्वेशन रटी होगी आरएमएस वैल्यू की इक्वेशन आपकी। देखो नेट इक्वेशन आपकी क्या होती है, एग्जैक्ट इक्वेशन आपकी ये होती है ट्रांसफार्मर। कभी कभी नेट इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन पूछ लिया जाता है, लेकिन आईटीआई एग्जाम में थोड़ा कम ही पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो आपको। लेकिन इस इक्वेशन आरएमएस इक्वेशन जो आपकी इक्वेशन होती है ट्रांसफार्मर की, ई इक्वल टू 4.445 ऑफ फ्रीक्वेंसी और एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये आपका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, इसके ऊपर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बात आपको याद क्या रखनी है, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है आपके, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपका ईएमएफ होता है तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहला नंबर ऑफ बात ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, E2 अपॉन E1, N2 अपॉन N1, V2 अपॉन V1 और I1 अपॉन I2। ये आपका सिर्फ उल्टा होता है, तो आपका क्या होता है, आपका I1 अपॉन I2। इस बात को याद रख लेना, ठीक है। आप हमेशा ये लग सकते हो E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 और इक्वल टू I1 अपॉन I2। ये आपका उल्टा होता है, I1 अपॉन I2, I आपका उल्टा होता है। ये आपको याद होनी चाहिए इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट चीज तो यही है, आपका फ्रीक्वेंसी के लिए डायरेक्टली वो होता है, ठीक है। और ई नंबर ऑफ टर्न्स भी, आपका नंबर ऑफ टर्न्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटों की। होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन। आपका जब ट्रांसफार्मर क्या होता है, आपका नो लोड कंडीशन में हो, तो उसमें क्या होता है, नो लोड करंट टेकन बाय प्राइमरी बाइंडिंग। जो नो लोड करंट होता है, देखो प्राइमरी बाइंडिंग होती है, एक आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। तो नो लोड जो करंट होता है वो आपका प्राइमरी बाइंडिंग से ही लिया जाता है, क्योंकि ये तो लोड पे है ही नहीं है सेकेंडरी। तो आपका नो लोड करंट आपका कैसे निकल के आता है, प्राइमरी बाइंडिंग से निकल के आता है, फ्रॉम सप्लाई व्हेन लोड इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है। आपका लोड आपका कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि नो लोड पे है वो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपका नो लोड करंट आपका कितना होता है, मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, आपका नो लोड करंट जो होता है ना, जो नो लोड करंट आपका होता है ना, फुल लोड करंट के आपका 2 से 5% होता है। कभी कभी ऑप्शन में आपको 3 से 5% मिल जाएगा, कभी कभी 2 से 5% मिल जाएगा। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन मिल जाएंगे, उसको आपको टिक करके आपको आना है, ठीक है। 2 से 5% होता है। अब नो लोड करंट का काम क्या है, कभी कभी ऑप्शन अच्छा एग्जाम आता है, आपका ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं उस एग्जाम के, तो आपको पूछ लिया जाता है आपका फंक्शन ऑफ नो लोड करंट। नो लोड करंट का फंक्शन क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ नो लोड करंट इज टू मैग्नेटाइज द कोर। मैग्नेटाइज द कोर, तो मैग्नेटाइज द कोर जो होती है उसको मैग्नेटाइज रखने का काम करती है, टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। उससे क्या होता है, आपका मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, कंपनसेट कोर लॉस मींस पावर व्हिच इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कोर लॉस इज गिवन बाय नो लोड करंट। ये आपका क्या होता है, नो लोड करंट के फॉर्म में जो पावर जो आपकी बेस होती है, वो आपकी काय में आती है, कोल लॉस के अंदर ही आती है, ठीक है। कोल लॉस के अंदर भी आती है। कोल लॉस आपके दो होते हैं, एक एडी करंट होता है, एक आपका हिस्टेरिस लॉस होता है, ये आपको याद होंगे, ठीक है। आपके कोल लॉसेस होते हैं, कोल लॉस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक आपका एडी करंट होता है, ठीक है, एक आपका हिस्टेरिस लॉस होता है, ठीक है। हिस्टेरिस लॉस होता है, ये आपका लिखा है हिस्टेरिस इज अ लॉस एंड एडी करंट लॉस, ठीक है। तो ये आपके काय के अंदर होते हैं, कोर के अंदर होते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये आपको लेकिन इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, आपका 2 से 5% होता है। और फंक्शन ऑफ नो लोड करंट क्या होता है आपका, टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, ठीक है। इसको आपको इंपोर्टेंट ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। काफी एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर एट फुल लोड कंडीशन। अगर आपका ट्रांसफार्मर आपका फुल लोड कंडीशन में है, तो क्या क्या होगा, ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। देखो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, ये आपका कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, एक तरह से एक आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है। ट्रांसफार्मर आपकी कैसी डिवाइस होती है, देखो आपका चाहे नो लोड हो, चाहे आपका फुल लोड हो, नो लोड हो, चाहे आपका फुल लोड हो, आपका जो फ्लक्स जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट मतलब एक समान होता है। फुल लोड पे भी फ्लक्स उतना ही होगा और नो लोड पे भी आपका फ्लक्स उतना ही होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए। तो ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, इट मींस फ्लक्स इज कांस्टेंट एट नो लोड। देखो यही मैंने आपको बताया था, नो लोड, हाफ लोड और फुल लोड, कोई भी लोड हो, आपका फ्लक्स आपका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखना है, ठीक है। सेकंड बात क्या है आपकी, मेन फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन लोड और लोड करंट। इसी को आप इनडायरेक्टली वे में इस लाइन को भी बोल सकते हो, जो आपका जो फ्लक्स होता है आपका लोड पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। आपका चाहे लोड हो चाहे ना हो, चाहे आपका लोड आपका वेरी कर रहा हो चाहे ना कर रहा होगा, आपका मेन फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोड और लोड करंट, ठीक है। इस लाइन को भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के थ्रू आपको मिलेंगे, ठीक है। मेन फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन लोड और लोड करंट, ठीक है। नेक्स्ट पे आप आ जाइए, फ्लक्स ड्यू टू I2। जो फ्लक्स होता है उसकी वजह से I2 और I2 डैश आपके जो अपोजिट टू ईच अदर होते हैं, उसके अंदर आपका क्या होता है, फेस एंगल कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो कितना होता है आपका 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ये आपको रटने वाली चीज है, ठीक है। कितना होता है आपका फ्लक्स ड्यू टू I2 एंड I2 डैश आर अपोजिट टू ईच अदर, 180 डिग्री होता है, 180 आउट ऑफ फेस, ठीक है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, केबीए रेटिंग। केबीए रेटिंग जो केबीए आपकी जो रेटिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी फ्रीक्वेंसी की भी होती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, केबीए रेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी की होती है। ये क्वेश्चन आपके आईटीआई में बहुत पूछा गया है। और ये दूसरा जो क्वेश्चन है ना, ये आपके आरआरबी मतलब जो एसएससी जेई है उसमें पूछा गया है। तो आपका कभी पूछ लिया जाता है साइज ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो आपका फ्रीक्वेंसी के होता है। मतलब ये साइज की बात कर रहे हैं, ये केबीए नहीं है। देखो केबीए रेटिंग के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी, और साइज की बात करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। मतलब किसी का आपको स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, किसी की फ्रीक्वेंसी हाई है, मतलब फ्रीक्वेंसी हाई है, तो ट्रांसफार्मर का साइज कैसा होगा, ट्रांसफार्मर का साइज क्या होगा आपका, ये आपका ट्रांसफार्मर का साइज क्या होता है, लो, कम, लेस होगा, कम लेस बोल सकते हो आप, लो छोटा होगा, ठीक है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो और यहां से आपका न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, कभी कभी 2 केवीए रेटिंग पूछ ली जाती है, एक की फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है। तो केवीए 1 अपॉन केवीए 2 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 2, इससे छोटे से न्यूमेरिकल से कभी कभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या रखना है, केवीए रेटिंग आपकी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्रीक्वेंसी के, बस आपको यहां से ये याद रखोगे तो आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पर्पस ऑफ ऑयल। मतलब जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे, सारे के सारे की पॉइंट जो भी होंगे अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर्पस ऑफ ऑयल इन अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है उसका क्या पर्पस होता है, पहला आपका इंसुलेटिंग के लिए काम होता है, दूसरा आपके लिए कूलिंग के लिए काम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान के चलिए, एक क्वेश्चन आपका आता है ऑयल से, ठीक है। ट्रांसफार्मर के ऑयल का काम क्या होता है, इंसुलेशन का लिए होता है और आपका कूलिंग के लिए होता है। इंसुलेशन कूलिंग, इंसुलेशन कूलिंग, इंसुलेशन कूलिंग रट जाना चाहिए, ठीक है। और आपका जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है उसका कलर कैसा होता है, प्ले येलो होता है स्टार्टिंग में, मतलब हल्का पीला होता है, येलोइश होता है, और उसका हल्का पीला होता है, उसको PAL पहले येलो कहते हैं, PALE पहले येलो कहते हैं उसको, ठीक है, हल्का पीला कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और अब आप बात करो ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट कितना होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट 140 डिग्री होता है। फ्लैश पॉइंट आपकी पूछ लिया जाता है, आपका ट्रांसफार्मर के अंदर से फ्लैश पॉइंट आपका कितना होता है, आपका 140 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं अपन बकल्स रिले, ठीक है। ट्रांसफार्मर के ऑयल से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको आप इंपोर्टेंट मान के चलिए, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। अब आ जाते हैं अपन इंपोर्टेंट बकल्स रिले के रिलेटेड। बकल्स रिले आपकी क्या होते हैं, बकल्स रिले भी बोलते हैं इसको, बकल्स रिले भी कहते हैं, जैसा आपको चाहे ऐसा आप बोल सकते हो। बस आप एग्जाम में इसका आंसर आप सही करके आइए, आप कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप तो बस ऑप्शंस इसका सही लगा के आइए, ठीक है। चलिए बात करते हैं बकल्स रिले। देखो बकल्स जो रिले होती है, जो पहली बात तो आपको याद होना चाहिए आपकी कैसी रिले है, ये गैस ऑपरेटेड रिले है। ये आपकी जो ऑपरेट होती है वो गैस के थ्रू होती है, तो गैस ऑपरेटेड रिले होती है। किसी में जैसे कि प्रेशर बन जाता है, तो प्रेशर मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्रेशर बन जाता है, तो प्रेशर से ही ये आपकी ऑपरेट होती है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, आपको गैस ऑपरेटेड रिले कहते हैं, बकल्स रिले को, ठीक है। और बकल्स रिले का काम क्या होता है, टू इंटरनल फॉल्ट, मतलब जो इंटरनल जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो इंटरनल फॉल्ट होते हैं उनको, और लोकलाइज फॉल्ट बोलते हैं, इंटरनल फॉल्ट और लोकलाइज फॉल्ट से बचाने के लिए काम करता है बकल्स रिले का, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, बकल्स रिले इज यूज मोर देन 500 केवीए। देखो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना छोटे, तो छोटे मोटे ट्रांसफार्मर में यूज नहीं की जाती है बकल्स रिले, ये बड़े ट्रांसफार्मर हैवी ट्रांसफार्मर के अंदर यूज की जाते हैं। मिनिमम 500 केवीए रेटिंग के ऊपर के ट्रांसफार्मर में अपन बकल्स रिले लगाना यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आता ही आता है, ठीक है। 500 केवीए रेटिंग के ऊपर वाले में आपको यूज करते हैं बकल्स रिले। तो आपको फिर से मैं रिवीजन करा दूं, तो बकल्स रिले कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है, बकल्स रिले आपकी ट्रांसफार्मर में किन दो पार्ट के बीच में लगी होती है। तो यहां पर देखो आप देख सकते हो मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी रहती है ये आपकी बकल्स रिले। तो आपको ये भूलना नहीं है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी रहती है बकल्स रिले, इसको आपको भूलना नहीं है। और बकल्स रिले का कभी कभी एंगल पूछ लिया जाता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आईटीआई वाले में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं जेई के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूं, शायद आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। जो बकल्स रिले होती है ना, वो थोड़ी सी टिल्डेड आपकी लगी रहती है, वो कि आपकी 9 डिग्री से 10 डिग्री तक थोड़ी सी घूमी होती है। तो आपको कभी कभी डिग्री भी पूछ लिया जाता है ना, तो 9 से 10 डिग्री आपकी टिल्डेड मतलब थोड़ी सी टेढ़ी लगी होती है बकल्स रिले, तो आपको इसको भूलना नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी रहती है, इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन तो आपका काफी रिपीट भी हुआ है, आपका पूछ लिया जाता है जो बकल्स रिले जो होती है वो किन दो पार्ट के बीच में लगी होती है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिया बकल्स रिले से रिलेटेड, यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फ्लैश पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर 140 डिग्री, ये तो मैंने आपको पहले ही आपको डिस्कस करा दिया था, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट कितना होता है, 140 डिग्री, ये आपको रट लेना, ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेबल है, ये आपको रटा भी होगा, 140 डिग्री सेल्सियस होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, इसकी लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, हाई फ्लैश पॉइंट होना चाहिए, मिनिमम फ्लैश पॉइंट कितना होता है 140 डिग्री होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हाई फ्लैश पॉइंट। कभी कभी क्वेश्चन आपका सिर्फ यही आता है ट्रांसफार्मर ऑयल शुड है, और ऑप्शन दे देंगे लो विस्कोसिटी, हाई फ्लैश पॉइंट और 2-3 और दे देंगे, तो आपको बोथ फर्स्ट और सेकंड आपको ट्रू करना है, मतलब लो विस्कोसिटी भी होनी चाहिए और हाई फ्लैश पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये कैसा होता है लो विस्कोसिटी हाई फ्लैश पॉइंट, लो विस्कोसिटी हाई फ्लैश पॉइंट, ठीक है।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंजर्वेटर टैंक। हाँ, कंजर्वेटर टैंक से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कंजर्वेटर टैंक का काम क्या होता है ये आपको पूछा जाता है, तो आपको भूलना नहीं है। जो बकल्स रिले जो कहाँ लगाई जाती है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड अ सफिशिएंट स्पेस फॉर एक्सपांशन ऑफ ऑयल ट्रांसफॉर्मर ऑयल व्हेन टेंपरेचर ऑफ ऑयल इज इंक्रीज। क्या होता है, जब गर्मियां होती है तो ट्रांसफॉर्मर की टेंपरेचर जो इनर जो टेंपरेचर होता है वो काफी हाई हो जाता है। तो हाई हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, गैसेस मतलब जो तप के क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल गर्म होकर क्या है उसकी गैसेस के फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस गैसेस को आपको क्या होता है, मतलब जगह चाहिए होती है, तो वो जगह देने का काम करता है एक्सपांशन, जगह देने का काम करता है वो क्या करता है आपका कंजर्वेटर टैंक। और जो कंजर्वेटर जो टैंक होता है वो आपका क्या होता है, सबसे ऊपर लगा होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। इस कंजर्वेटर टैंक के भी अंदर आधे आधे के अंदर आपका ऑयल भरा रहता है, आपको याद रखना है। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक के भी अंदर ऑयल भरा रहता है, आधा टैंक भरा रहता है लेकिन पूरा फुल नहीं होता है। और कंजर्वेटर टैंक का क्या काम रहता है इसको आप रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत आया एग्जाम में। टू प्रोवाइड द सफिशिएंट स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल व्हेन टेंपरेचर ऑफ ऑयल इज इंक्रीज, इसको आपको भूलना नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है आपका ब्रीथर। ब्रीथर से भी आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ब्रीथर का काम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए। ब्रीथर जैसे ही आपको आ जाए, टू एब्जॉर्ब द मोशन, टू एब्जॉर्ब द मोशन, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। ब्रीथर का काम क्या होता है, जो ब्रीथर का देखो, ब्रीथर का काम होता है टू एब्जॉर्ब द मोशन। उसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है, जैसे अपन भी सांस लेते हैं तो ट्रांसफॉर्मर भी सांस लेता है, लेकिन जो एयर होती है उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल होता है उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। तो जो एयर होती है वो एयर तो जाती है, लेकिन उस एयर के अंदर से जो मॉइस्चर होता है उसको निकाल के फेंक देता है, वो करता है आपका ब्रीथर। ठीक है, टू एब्जॉर्ब द मोशन। ब्रीथर के अंदर क्या यूज होता है ऐसा कि जो मॉइस्चर को निकाल देता है, वो होता है आपका सिलिका जेल। सिलिका जेल मैंने आपको काफी बार बताया, सिलिका जेल यूज किया जाता है। सिलिका जेल इज यूज एज अ ब्रेथर इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के ब्रेथर के अंदर क्या यूज होता है, सिलिका जेल। सिलिका जेल का कलर कैसा होता है, सिलिका जेल के कलर से आपका बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देखो सिलिका जो कलर ऑफ ड्राई सिलिका, ड्राई सिलिका का मतलब जब आपका स्टार्टिंग में जो सिलिका जेल होता है या फिर सूखा जो सिलिका जेल होता है उसका कलर क्या होता है, रेडी टू यूज सिलिका जेल का कलर होता है आपका ब्लू 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 ब्लू। आपका याद रखना है, आपका ब्लू होता है स्टार्टिंग में। सिलिका जेल का कलर क्या होता है, ब्लू। और जब मॉइस्चर आपका सूख लेता है सिलिका जेल, मतलब जब गीला हो जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, एब्जॉर्बिंग करने के बाद वो आपका हो जाता है पिंक पिंक पिंक। ये आपको याद होना चाहिए। स्टार्टिंग में सिलिका जेल का कलर ब्लू और बाद में जब हो जाता है यूज करने के बाद वो हो जाता है आपका पिंक पिंक पिंक। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फ्रेश कलर ऑफ फ्रेश ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज प्ले येलो, पहले येलो, जो मैंने आपको पहली स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये आपका हल्का पीला आप कह सकते हो इसको। ये क्या होता है आपका हल्का पीला, PALE येलो। ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया था पहले ही। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे जो पॉइंट में आपको डिस्कस कर रहा हूं ना, ये आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही है जो एग्जाम में आपको आएंगे इनडायरेक्टली। बस आपका कभी कभी एग्जामिनर आपका लैंग्वेज को इधर उधर घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पहले येलो बोलते हैं इसको, हल्का पीला कहते हैं। ठीक है, और कलर ऑफ कंप्लीटली डैमेज, जो ट्रांसफॉर्मर का जो कलर होता है वो कंप्लीटली डैमेज हो जाता है। कंप्लीटली यूज्ड ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है, उसका कलर कैसा होता है, देखो कोई भी कलर का कलर को यूज करने के बाद आपका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर हो जाता है कैसा, ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, ब्राउन और ब्लैक, ये यहाँ पर ऑप्शन आपको कुछ भी मिल सकता है, ब्लैक मिल सकता है और ब्राउन मिल सकता है, दोनों में से कोई भी मिल जाए तो यूज हो जाता है। ये आपका कब है, कंप्लीटली यूज्ड के बाद। जो स्टार्टिंग में वो कैसा है आपका, प्ले येलो, हल्का पीला हल्का पीला। ठीक है, होप सो अगर आप मेरे इस वीडियो को अगर आप मेरे 10 बार देख लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको ट्रांसफॉर्मर के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आपका चूक जाएगा एग्जाम के अंदर। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे के सारे वही आपका शॉर्ट नोट्स में बनाए हैं जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में आते हैं। इन शॉर्ट नोट्स को बनाने में काफी मेहनत की है मैंने। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये है आपका हम और हमिंग नॉइज। जो हम और हमिंग नॉइज जो होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, हम और हमिंग नॉइज मतलब भनभनाट की आवाज जो आती है, वाइब्रेशन जो आते हैं, उसको कहते हैं हम नॉइज और हमिंग नॉइज। इसके नाम से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉइज इन अ ट्रांसफॉर्मर इसको हमिंग नॉइज। जो ट्रांसफॉर्मर के जो अंदर नॉइज होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, हमिंग नॉइज कहते हैं। कॉज ऑफ हमिंग नॉइज मतलब जो हमिंग नॉइज जो का होने का कारण क्या है उसको अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, इसमें मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, फिजिकल डायमेंशन, शेप और साइज चेंजेस ड्यू टू फोर्स ऑन इट, इसको मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मतलब जो फोर्स लगता है मैग्नेट मतलब जो फिजिकल डायमेंशन का जो शेप और साइज चेंजेस होते हैं, उसके अंदर क्या फोर्स लगता है मैग्नेट की वजह से, जो फ्लक्स होता है उसकी वजह से अपना थोड़ा सा फोर्स लगता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, फिजिकली शेप और साइज थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन की आवाज को ऊपर क्या कहते हैं, हम और हमिंग नॉइज बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर की। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्या है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। इसका आपको वर्ड को यूज रखना है, इसको मैग्नेटोस्ट्रिक्शन यहां से आपको पूछा जाता है। हम और हमिंग नॉइज के कारण क्या होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी करते हैं हम, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। तो लगभग हमने ये अभी एक पेज आपका कंप्लीट कर दिया है ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर ऐसे ही 4 से 5 पेजेस और रह गए। आप सब सारे के सारे पेजेस को आप देख लोगे, कर लोगे आप, तो आपको समझ में आएगा। तब उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन जो लगाओगे तो आपके एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पढ़ा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।